नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 4 बजे के इस बुलेटिन में सबसे पहले खबर वाघेला के विद्रोह की। गुजरात के दिग्गज कांग्रेसी नेता शंकर सिंह वाघेला ने अपने ही बर्थडे पर कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। गांधीनगर की रैली में वाघेला ने कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान कर दिया। वाघेला ने कहा कि मैं अपनी तरफ से करता हूं। वाघेला ने साफ किया कि मैं बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा। राष्ट्रपति चुनाव के बाद ही वाघेला अपनी पार्टी के निशाने पर आ गए थे। उनके खेमे पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा था। तो अपने भाषण के दौरान वाघेला ने पार्टी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को भी जमकर कोसा। कांग्रेस नेता ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उत्तराखंड और हिमाचल के प्रभारी पद से उन्हें, लेकिन क्या कुछ कहा पहले आइए जल्दी से हम आपको सुना देते हैं। दिस पार्टी और दैट पार्टी, मैं अपने आप कांग्रेस को मेरी ओर से मुक्त करता और गजन 20 के कांग्रेस से बीजेपी में कोई पार्टी की नई कंट्री, नया ऐसा झंडा अपने गले में नहीं लगाना है। अब क्या करेंगे? आई एम नॉट गोइंग टू ज्वाइन बीजेपी, आई एम नॉट गोइंग टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। और ये जो मामला है इसमें मैं इतना कहूंगा कि जो आने वाले दिनों में मैं एज ए लीडर ऑपोजिशन आई एम गोइंग टू रिजाइन टुडे। विपक्ष की नेतागिरी से मैडम गांधी को रेजिग्नेशन भेज रहा हूं। असेंबली में मैं कांग्रेस के लोगों का आभारी हूं जिन्होंने बहुत प्रेम से इतने सालों तक 77 टू व्हेन आई एम 77 रनिंग एज, तब से मेरा प्रेम कपड़ों के साथ रहा। इनकी भी मैं माफी मांगता हूं। और राज्यसभा का इलेक्शन 8 अगस्त को पूरा होगा। 10, 11 अगस्त और 15 अगस्त को वो भी मैं डिसाइड करूंगा। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारी संवाददाता गोपी घांगर के पास। गोपी, शंकर सिंह वाघेला कहते हैं कि बीजेपी में नहीं जाऊंगा, अपनी पार्टी नहीं बनाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ शक्ति प्रदर्शन भी आज कर दिया। तो आने वाले आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, या कुछ और करने की सोच रहे हैं? जी बिल्कुल सही। मैं आपको बता देती हूँ कि शंकर सिंह वाघेला का जो आज जन्मदिन है वो एक तरीके से उनका शक्ति प्रदर्शन ही हम कह सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि वो जरा विजुअल्स दिखाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से शंकर सिंह वाघेला को मिलने के लिए बड़ी तादाद में जो लोग आए हैं। ये सीधे तौर पर उनका एक शक्ति प्रदर्शन हम कह सकते हैं। हालांकि शंकर सिंह वाघेला ने ये साफ कर दिया कि वो कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं किया है, कहा है उन्होंने कि वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। उन्होंने ये कहा कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वो पब्लिक के लिए काम करते हैं, पब्लिक जो चाहेगी वही वो करेंगे। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि चुनाव आ रहे हैं। अगर चुनाव में शंकर सिंह वाघेला अपना तीसरा मोर्चा लेकर आते हैं तो इसका सबसे ज्यादा खामियाजा कांग्रेस को ही भुगतना पड़ेगा और इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को होगा। हालांकि इसी बीच हार्दिक पटेल जो कि पाटीदार नेता है, उसने ट्वीट करके भी ये कहा कि ये एक तीसरे मोर्चे की शुरुआत बापू कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से शंकर सिंह वाघेला ने आज यहाँ पे अपना इस्तीफा पेश किया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वो राज्यसभा के चुनाव के बाद अपना इस्तीफा पेश करेंगे। 15 अगस्त को करेंगे, क्योंकि गुजरात में राज्यसभा की एक सीट के लिए वोट डाले जाएंगे 8 अगस्त को। तो उसी बीच वाघेला ने कहा कि जितना कांग्रेस ने किया है, और सईद आपको मैं एक बात बता दूं कि उन्होंने ये कहा कि मैं अपना जो इस्तीफा पेश कर रहा हूं उसके लिए मैं मैडम सोनिया गांधी से माफी भी मांग रहा हूं। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उनके दिल में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनके लिए एक उनका जो दिल है वो दुखा है, लेकिन कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को उन्होंने काफी रिस्पेक्ट दिया यहाँ पे। लेकिन गोपी, अब आगे क्या करेंगे वाघेला? जी बिल्कुल सही। सबसे बड़ा ये सवाल है कि अब आगे क्या, क्योंकि लगातार जिस तरीके से शंकर सिंह वाघेला, हालांकि शंकर सिंह वाघेला ने आज सुबह जब यहाँ पे
अपने गांव गए थे तो वहां पे एक बयान दिया कि बापू कभी रिटायर नहीं होते हैं। उनके लिए उन्होंने खुद के लिए ये कहा था कि वो कभी रिटायरमेंट नहीं लेंगे। आज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, साथ ही ये कहा है कि वो बीजेपी को ज्वाइन नहीं करेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो रहा है कि आने वाले दिनों में शंकर सिंह वाघेला हो सकता है कि बड़ा तीसरा मोर्चा लेकर मैदान में उतर आए, क्योंकि गुजरात चुनाव है 2017 दिसंबर। अभी खुद शंकर सिंह वाघेला ने ये कहा कि 100 दिन तक नहीं बचे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन गोपी ये बताइए तीसरे मोर्चे की कितनी संभावना, और हार्दिक पटेल ने जो संकेत दिए हैं तो उस मोर्चे में कौन कौन हो सकते हैं? जी बिल्कुल सही, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरीके से शंकर सिंह वाघेला ने इस्तीफा दिया है और हार्दिक पटेल ने ये ट्वीट किया है, हालांकि हार्दिक पटेल से हमारी पर्सनली बात हुई थी, हार्दिक पटेल ने मना कर दिया कि वो शंकर सिंह वाघेला के तीसरे मोर्चे को ज्वाइन नहीं करेंगे, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है तो सीधे सीधे तौर पर उन्हें कहीं ना कहीं शंकर सिंह वाघेला को भी ये उम्मीद है कि हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, जो कि जिग्नेश मेवानी, जो कि तीनों समाज, दलित हो, ओबीसी हो या पाटीदार हो, इन लोगों को लेकर जो चल रहे हैं उसे लेकर वो कहीं ना कहीं मैदान में उतरेंगे और जो गुजरात की राजनीति है उसका भविष्य तय करेंगे। सही, बहुत धन्यवाद गोपी घांगर हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। लेकिन अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपके हमारे इस देश के हर नागरिक के लिए बहुत जरूरी है, और हर यात्री जो रेल से सफर करता है उसको डराने वाली है। रेल में जो खाना मिलता है वो आपके हमारे खाने के लायक बिल्कुल नहीं, और यह खुलासा सीएजी की रिपोर्ट में हुआ है। भारतीय रेलवे की कैटरिंग सर्विस और सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट शुक्रवार यानी कि आज संसद में रखी जानी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो खाने पीने की चीजें परोसी जा रही हैं वो इंसानी इस्तेमाल के लायक नहीं हैं। ट्रेनों, स्टेशनों पर परोसी जा रही चीजें प्रदूषित हैं। डिब्बा बंद, बोतल बंद चीजों को एक्सपायरी डेट के बाद भी बेचा जा रहा है। रेलवे परिसर और ट्रेनों में साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं है। एक्सपायरी होने के बाद भी सामान बेचा जा रहा है, और ये आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक है। साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं है। ट्रेन में बिक रही चीजों का बिल नहीं दिया जाता। फूड क्वालिटी में कई तरह की कमियां हैं। सीएजी और रेलवे की ज्वाइंट टीमों ने 74 स्टेशन पर यह सर्वे किया, 80 ट्रेनों का मुआयना किया, 80 ट्रेनों में लोगों से बात की और उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की है। कैग ने संसद में एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें कैटरिंग पॉलिसी की काफ़ी आलोचना की गई है। इस बारे में और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं रेलवे बोर्ड के एडिशनल मेंबर संजीव गर्गी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। संजीव जी, अगर हम कैटरिंग की बात करें तो किस किस तरीके की शिकायतें आपके सामने आ रही हैं कैटरिंग में? केटरिंग में 2 प्रकार की शिकायतें ज़्यादा हैं। एक तो ओवर चार्जिंग के ऊपर और एक खाने की क्वालिटी के बारे में, और इन दोनों को ही निपटाने के लिए हमने अपने जो भी केटरिंग के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको कड़े आदेश दिए हुए हैं कि अगर हमारे पास कोई भी ओवर चार्जिंग या पुअर या बैड क्वालिटी ऑफ फूड के बारे में कंप्लेंट आई और वो साबित हुई कि सही है तो हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले 5-7 महीने में हमने 7 कॉन्ट्रैक्ट्स को टर्मिनेट किया है, जिसकी वजह से जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके ऊपर एक फाइनेंशियल लॉस भी होता है, क्योंकि उनकी सारी सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाती है जो कि करोड़ों में जाती है। और हमने उनको ये मैसेज देने की कोशिश की है कि जब भी इस प्रकार की कोई कंप्लेंट आएगी तो हमारा ज़ीरो टॉलरेंस का एक उस पर प्रति रहेगा कि हमारा वी हैव ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स एनी कंप्लेंट ऑफ ओवर चार्जिंग और बैड क्वालिटी ऑफ फूड। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे पैसेंजर्स हैं उनको जब भी वो ट्रेन में चलते हैं दे शुड हैव अ गुड ट्रैवल एक्सपीरियंस सो दैट दे आर एबल टू एंजॉय द फूड दैट इज सर्व टू देम, और उनको कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो जब वो ट्रेन में चलें। अच्छा, जो कैग की रिपोर्ट में एक बात और कही गई कि तमाम तरीके के अप्रामाणिक जो ब्रांड्स हैं वो भी रेलवे स्टेशन से मिल रहे हैं, साथ ही साथ ट्रेन में बेचे जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसा है कि एक तो सीएजी की जो रिपोर्ट है हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं हुई है, क्योंकि वो आज ही पार्लियामेंट में टेबल होनी थी। वो अभी हमारे पास शीघ्र ही आ जाएगी, तो उसको हम स्टडी करके उस पर मैं डायरेक्टली तो कमेंट तभी कर पाऊंगा, अभी नहीं कुछ बोल सकता।
तो देखा आपने किस तरह से रेल में जो खाना मिलता है वो आपके हमारे लिए खराब है। एक और बड़ी खबर, आतंक परस्त पाकिस्तान को झटके पर झटके लग रहे हैं। अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही हिजबुल सरगना सलाहुद्दीन को आतंकवादी सूची में डाला और अब कनाडा सरकार ने उस एनजीओ पर शिकंजा कस दिया है जो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को फंड मुहैया कराता था। आज तक को कुछ दस्तावेज हाथ लगे हैं जिसमें कनाडा के संगठन ISNA यानी कि इस्लामिक सर्विसेज ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड कनाडा की चैरिटेबल स्टेटस को खत्म कर दिया गया है। दस्तावेज के अनुसार टोरंटो की जामी मस्जिद जो फंड जुटाती है उसे ISNA को देती है और ISNA कश्मीरियों की मदद के बहाने हिजबुल मुजाहिदीन को पैसा देता है। तो अब इस संगठन पर अमेरिका ने अपना शिकंजा कसा है, इसके स्टेटस को खत्म किया है। और अब खबर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला के बेतुके बयान की। कश्मीर पर बोलते बोलते फारूक अब्दुल्ला अपनी सारी सीमाएं लांघ गए। उन्हें इस बात का जरा भी ख्याल नहीं रहा कि वो देशियत और संविधान की कई बार शपथ ले चुके हैं। कश्मीर के मामला हमारा अपना आंतरिक मामला है और इस आंतरिक मामले को अमेरिका और चीन को शामिल करने के बाद फारूक अब्दुल्ला कर गए। यह एक ऐसा बेतुका और फालतू बयान है उस शख्स ने दिया है जो खुद जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री यानी कि फारूक अब्दुल्ला रह चुके हैं। वो कहते हैं, हम कहते हैं जो उनके पास कश्मीर है वो हमारा है, वो कहते हैं जो कश्मीर हमारे पास है वो उनका है। क्या है? हमारा बेड़ा गर्क है, हमारे यहाँ कोई तरक्की नहीं, रोज लड़ाइयाँ, रोज बम, रोज लोग मरते हैं। आप देखिए वहाँ की हालत क्या है, आपको रोना आएगा। जबकि बाकी हिंदुस्तान की रियासतें आसमान से बात कर रही हैं, हम जमीन में घुस रहे हैं। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। जब आप आज चीन से बात करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, युद्ध नहीं करना चाहते हैं, युद्ध हमारे लिए सोल्यूशन नहीं है, तो पाकिस्तान से भी बात करिए, एक ही दफा मिटा दीजिए इस बात को। लेकिन फारूक अब्दुल्ला के बयान की हर तरफ आलोचना हो रही है। सरकार से लेकर विपक्ष तक सभी ने एक सुर में फारूक अब्दुल्ला की आलोचना की। तीसरे पक्ष की व्यवस्था के जरिए जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, हालात और कॉम्प्लिकेट नहीं करना। फारूक साहब नसीहत ना दें। भारत की स्पष्ट नीति है कि हम किसी की मध्यस्थता नहीं बर्दाश्त करेंगे और जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को फंडिंग करता रहेगा, अलगाववादियों को फंडिंग करता रहेगा, आतंकवादी का नर्सरी बना रहेगा, तब तक पाकिस्तान से कोई वार्ता नहीं। और यही फारूक साहब है ना जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। आज जो जाते हैं कश्मीर तो पत्थरबाजों का साथ देते, अलगाववादियों का साथ देते, यहाँ आ रहे हैं मध्यस्थता की बात करने। ये लग रहा है कि भारत के प्रतिनिधि नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि हैं। कश्मीर के विषय पर किसी भी अन्य देश को हमारे समस्या में उसका मसला हल करने के लिए बुलाना, ये हम दुर्बल है, ये बताने वाली बात है। हिंदुस्तान सक्षम है, हिंदुस्तान की सरकार सक्षम है और हम किसी भी हालत में ये विषय को हल बराबर करेंगे। कश्मीर को जो विषय चल रहा है अभी आज भी, वो जानबूझकर ऐसे लोग बहकावे में आते हैं इस तरह के स्टेटमेंट की वजह से। लेकिन उनका सीधा सीधा इशारा है कि चाइना को इन्वॉल्व किया जाए। नहीं, जरूरत ही नहीं। वो ऐसे ही चाइना वहाँ तकलीफ दे रहे आपको, वो घुसपैठ करने की बात कर रहे हैं, तो क्या आप उनको इन्वॉल्व करोगे? क्या संबंध है चाइना का कश्मीर के साथ में? इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर से, जहां पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया। LOC पर एक बार फिर से सीमा पार से गोलीबारी की गई। भारतीय सेना के जवानों ने करारा जवाब दिया है, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लगातार सीज फायर उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं और पाकिस्तान को भारतीय सेना, हमारे जवान करारा जवाब दे रहे हैं, उनके बंकरों को ध्वस्त कर रहे हैं, उनके सैनिकों को मार गिराया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान रह कर इस तरह की हरकतें करता है और पाकिस्तान यहाँ तक कि हमारे गांव वालों और स्कूलों को भी निशाना बनाने से बाज बिल्कुल नहीं आता पाकिस्तान। और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बारिश तांडव मचा रही है।
आधे हिंदुस्तान में जल प्रलय है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक पानी का प्रकोप है। आज हम आपको जल कहर की ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी, आपके मन में खौफ पैदा कर देंगी। कोई सुपरमैन ही होगा जो इन तस्वीरों को देखकर खौफ ज़दा न हो जाए। कोई बाहुबली ही होगा जो ऐसे जल पर्वत के आसपास भी मंडराने की कोशिश करे। इन तस्वीरों को देखकर ही सिहरन होती है। जल प्रलय शायद इसे ही कहते हैं। इस आवेग के सामने भला कौन टिक सकता है? ये पानी यहां से निकलेगा तो शहर में हालात कैसे होंगे, इसका अंदाजा मत लगाइए, सीधे तस्वीरें देखिए। शहर का शहर तालाब बना हुआ है। गर्दन तक पानी में लोग आने जाने को मजबूर हैं। तस्वीरें बस्तर की हैं। यहाँ की नदियां उफान पर हैं। खेत खलिहान पानी में डूबे हुए हैं। रास्तों पर कई फीट का जल जमाव है। खेत में बुरी तरह बाढ़ का पानी पूरी तरह भर गया है। पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। जो बची हुई फसलें हैं उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी अत्यधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ का पानी पूरी तरह खेतों में भर चुका है, जिससे फसल पूरी तरह लगभग चौपट हो गई है, नष्ट हो गई है। ऐसे पानी के बीच से गुजरना भी खतरों का खेल ही है, और इन्हें खतरों का खिलाड़ी ना कहें तो क्या कहें। खुद सोचिए, जरा सी लापरवाही जिंदगी को लहू लहू कर सकती है। ऊपर से पानी बरस रहा है, नीचे आधा ट्रैक्टर डूबा हुआ है, मगर ट्रैक्टर पर सवार लोगों को इस बात का बिल्कुल खौफ नहीं कि हादसा हाहाकार मचा सकता है। वैसे पानी को पार करने के लिए विकल्प भी कहाँ है यहाँ? दरिया दरिया हो गया है पूरा शहर। फिलहाल मौसम विभाग के अलर्ट के बाद लोगों को आगाह किया गया है। इंद्रावती महानदी, नर्मदा और खारून नदी में दर्जन भर ऐसे पॉइंट हैं जहां लोग सेल्फी खिंचवाते हैं और बाढ़ का नजारा देखने के लिए आते हैं। ऐसे पॉइंट्स पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। सभी जिला कलेक्ट्रेट, एसपी और संबंधित विभाग को रेड अलर्ट किया गया है कि हम अपनी सावधानी रखें, जन की धन की कोई हानि ना हो। बस्तर के बाद अब मध्य प्रदेश में सागर की तस्वीरें देखिए। जलधारा के बीच पलटा पड़ा है ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर के पास परेशान से लोगों की चहलकदमी है। सागर की गलियों में सागर उतर आया है। पानी ही पानी दिख रहा है। पानी की रफ्तार ऐसी है कि जरा सा चूके तो पानी बहा ले जाएगा, मगर ट्रैक्टर चालक ने सोचा भी नहीं था कि ट्रैक्टर समेत 9 लोग इसी जलधारा में समा जाएंगे। 8 लोगों को प्रचंड जल बहाव के बीच से किसी तरह खोज कर निकाल लिया गया है, मगर एक नौजवान अभी भी लापता है। ये पानी ज्यादा ओवरफ्लो था और पीछे उसमें डस्ट भरी हुई थी, तो ड्राइवर कॉन्फिडेंस में था कि ट्रैक्टर नहीं बहेगा, लेकिन आगे से ट्रैक्टर उठ गया, अनबैलेंस हो गया। 8 लोगों की जिंदगी तो बचा ली गई है, मगर पानी की ये मार सागर पर ऐसी है कि लगातार हादसे पेश आ रहे हैं। सागर के ही पद्माकर थाना क्षेत्र में 2 स्कूली छात्र पानी में बह गए। शुक्र था कि दोनों का रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया गया। ऐसे ही हालात आधे गुजरात के हैं। गुजरात के कई शहर पानी से लबालब हैं। ये तस्वीरें गुजरात के मोरबी की हैं। यहाँ मच्छू नदी में नहाने गए 3 युवक नदी के तेज बहाव में फंस गए। वो तो गनीमत थी कि सही समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और तीनों का रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ। बस्तर से सुनील नामदेव के साथ आज तक ब्यूरो। इन दिनों पानी का बरसना कुदरत का नियम है। ये नियम अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मगर जब प्रशासन के स्तर पर बदइंतजामी होती है तो यहाँ पानी परेशानी की शक्ल में तैरने लगता है। पानी की परेशानी बन जाने की कुछ और तस्वीरें आइए आपको दिखाएं किस तरह से स्थिति बेकाबू हो रही है। मरुभूमि का हिस्सा राजस्थान का पाली पानी पानी है। पाली जा रहे हैं तो तैरना सीख जाइए, और तैरना जानते हैं तो नाव चलाना सीख लीजिए, क्योंकि पाली की गलियां बह रही हैं बरसात में। हर गली, हर नुक्कड़, हर दीवार, हर दरवाजा, मंदिर, मस्जिद, खेत खलिहान, बाजार, सब पर पानी की 3 फीट मोटी परत चढ़ी हुई है। इन दिनों पानी पर बहता हुआ शहर है पाली। राजस्थान की वसुंधरा सरकार चाहे
तो वेनिस की तर्ज पर पाली में रेगाटा जैसा महोत्सव भी करा सकती है। नाव की दौड़। नाव चले तो कोई बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो हालात ऐसे हैं कि रेल भी पानी पर चल सकती है, क्योंकि पटरी तो पानी में डूबी हुई है। सैलाब गांव में घुस आया है। इसी पानी में रहना इन लोगों की मजबूरी भी है और मुकद्दर भी, क्योंकि पानी तो आ गया है, मगर जाएगा कैसे ये किसी को नहीं मालूम। मुख्य सड़क पर पानी भरा हुआ है और लोग ऐसे ही जान को पानी पर रख कर चल रहे हैं। जिंदगी पाली में डूब रही है, उतरा रही है। सिर्फ पाली नहीं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, राजसमंद समेत पश्चिमी राजस्थान में बादल टूट कर बरस रहे हैं। तस्वीरें देखिए, ये राजस्थान के बीकानेर की तस्वीर है। सड़कें दरिया बन गई हैं। लोगों को सूझ नहीं रहा कि करें तो क्या करें। ऐसे पानी से बचें तो कैसे बचें। दरिया ही दरिया बन गया है, नदी, मतलब लोगों को बहुत परेशानी हो रही है चलने में। ट्रैफिक जाम हो गया है और इतने खाड्डे हैं कि लोगों की मतलब दुर्घटना भी हो सकती है। बहुत दिक्कत हो रही है। ये नीचे वाले इलाकों में 4-4 फीट पानी आ चुका है। लोगों को परेशानी हो रही है, काफी अचानक से हुई बारिश के कारण। पानी जब सर के ऊपर बहने लगे तो समझिए कि मौत कहीं आसपास बहने लगी। ऐसी ही आशंका यहाँ पानी की शक्ल में बह रही है। लहरों के बीच में एक बच्चा फंसा हुआ है। वो हाथ पैर मार रहा था। आसपास लोगों ने देखा और कूद पड़े इसे बचाने के लिए। काफी मशक्कत के बाद बच्चे को बचा लिया गया। खौफजदा बच्चा बचा तो फुफकार मारकर रोया। पानी में डूब जाने का डर इसके चेहरे पर तैरता नजर आया। तस्वीरें झारखंड के रामगढ़ की हैं। यहाँ पर रजरप्पा मंदिर के पास भैरवी नदी भयानक तौर पर उफान पर है। जलधारा ऐसी है कि किसी के भी पांव उखाड़ कर अपने साथ बहा ले जाए। देखिए, इसी नदी पर बना ये पुल मंदिर की ओर ले जाता है, मगर पुल पर पानी का बहाव इतना तेज है कि जान का खतरा लगातार बह रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई न कोई यहाँ पानी में फंस ही जा रहा है और उसकी जान पर बन ही आ रही है। यात्रियों ने पूजा करके जा रहा था, उसी के बीच में धार ज्यादा है, इस कारण से बह गया था। हम लोग पैर करके वहाँ से निकाले बच्चा। इससे बराबर होते रहता है। जितना भी बचाते हैं बराबर बचाते हैं हम। अब तक कितने लोगों को आपने बचाया? लगभग हो गए 70-80 आदमी सुबह। 70-80 आदमी पार हो गए। 70-80 आदमी से ज़्यादा। हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं और विकल्प इसी जलधारा में बहते नजर आते हैं। पाली से भारत भूषण जोशी और बीकानेर से रौनक के साथ विनीत कुमार, रामगढ़ आज तक। हमारे देश में कई राज्यों में जबरदस्त बारिश हो रही है। बाढ़ से स्थिति बुरी है और देश में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश चीन में भी पानी ने हाहाकार मचा रखा है, जिसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। चीन के उत्तर पूर्वी राज्य में भारी बारिश के बाद ऐसे हालात पैदा हो गए। कई लोग बाढ़ में फंस गए। कई इलाकों के घरों में पानी घुस गया। कई सड़कें पानी के तेज बहाव में बह गईं। गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा।